नमस्कार। आज की कहानी एक ऐसे आदिवासी योद्धा की है जिसने जंगल से उठकर एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे डाली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिरसा मुंडा की। तो चलिए शुरुआत इसी दमदार लाइन से करते हैं। सोचिए, ये लाइनें एक पूरी तस्वीर बना देती हैं, एक गहरे संघर्ष की, आदिवासियों और दीको कहे जाने वाले बाहरी लोगों के बीच। पर ये संघर्ष आखिर था क्या? बस यही आज हम समझने वाले हैं। अच्छा, तो इस विद्रोह की आग भड़कने से पहले क्या था? देखिए, मुंडा जनजाति की ना एक अपनी ही दुनिया थी, अपने तौर तरीके, अपनी परंपराएं। तो पहले ये समझते हैं कि उनकी दुनिया थी कैसी, और फिर वो कौन लोग थे जिन्होंने आकर सब कुछ उलट-पुलट दिया। इस पूरी कहानी में एक शब्द बार बार आएगा, दिकू। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। दिकू मतलब बाहरी लोग, फिर चाहे वो ब्रिटिश अधिकारी हों, जमींदार हों या फिर पैसे उधार देने वाले साहूकार। आदिवासियों के लिए ये सब वो लोग थे जो उनका शोषण कर रहे थे। अच्छा, तो आदिवासियों की दुनिया का आधार क्या था? वो था खुंटकट्टी सिस्टम। अब जरा सोचिए, एक ऐसी व्यवस्था जहां जमीन किसी एक की नहीं बल्कि पूरे कबीले की है, सबकी है। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा या खेती का तरीका नहीं था, ये उनके पूरे समाज की, उनकी पहचान की नींव थी। और इसी नींव को बचाने की ये पूरी लड़ाई थी। और फिर अंग्रेजों ने एक के बाद एक ऐसे कानून बनाए जिसने इस पूरे सिस्टम की कमर ही तोड़ दी। जमींदारी सिस्टम आया, फिर फॉरेस्ट टैक्स, मतलब हर कानून एक नई जंजीर की तरह था। और नतीजा, आदिवासी अपनी ही जमीन पर किराएदार या कहें तो मजदूर बनकर रह गए। तो अब कहानी का रुख उस लड़के की तरफ मुड़ता है जो ये सारा अन्याय अपनी आंखों से देख रहा था। एक लड़का जो अपनी बांसुरी की धुन के लिए जाना जाता था। उसके हाथों में तीर कमान कैसे आ गए? चलिए पता करते हैं। बिरसा की जिंदगी में कई बड़े मोड़ आए। पढ़ाई के लिए वो मिशनरी स्कूल गए, लेकिन वहां जाकर उन्हें एहसास हुआ कि ये तो उनकी संस्कृति, उनकी पहचान को ही बदलने की कोशिश है। बस यहीं से उनका मोह भंग शुरू हो गया। और फिर जब वो आनंद पांडे से मिले तो उनकी सोच को एक बिल्कुल नई, एक क्रांतिकारी दिशा मिल गई। तो सवाल फिर वही है, एक बांसुरी बजाने वाला लड़का एक क्रांति का लीडर कैसे बन गया? एक कलाकार से क्रांतिकारी तक का ये सफर आखिर कैसे तय हुआ? चलिए आगे देखते हैं। और यहीं से शुरू होता है बिरसा का एक नए रूप में उभरना, एक आध्यात्मिक गुरु और एक सामाजिक नेता के तौर पर जो अपने लोगों को एक नई राह दिखाने वाले थे। साल 1894 में एक भयंकर अकाल पड़ा, महामारी फैली। जब सरकार और अधिकारी कहीं नहीं थे, तब बिरसा अपने लोगों के बीच थे। वो सिर्फ उनकी सेवा नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्हें अंधविश्वास से बाहर निकालकर बीमारियों से लड़ने के असली तरीके सिखा रहे थे। और इसी पल वो सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि अपने लोगों की उम्मीद बन गए। लेकिन बिरसा का काम सिर्फ समाज सुधार तक नहीं रुका। उन्होंने बिरसाइत नाम से एक नया पंथ शुरू किया। ये क्या था? ये अपनी जड़ों की तरफ लौटने का एक बुलावा था, एक आवाज थी जो कह रही थी कि अपनी संस्कृति, अपनी पहचान पर गर्व करो। और जानते हैं, इसी वजह से लोगों ने उन्हें एक नया नाम दिया, धरती आबा, मतलब धरती का पिता। सोचिए, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उनके लोगों के दिलों में उनके लिए जो जगह थी उसका सबूत था। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां विद्रोह की एक छोटी सी चिंगारी एक धधकती हुई आग बनने वाली थी। अब वक्त था उलगुलान का। उलगुलान, इस शब्द का मतलब है महान हलचल या द ग्रेट ट्यूमल्ट। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये अपनी जमीन, अपनी आज़ादी, अपनी पहचान, सब कुछ वापस पाने की एक जबरदस्त और शायद आखिरी लड़ाई थी। और इस लड़ाई का एक ही नारा था, अबुआ राज से तेरा जाना, महारानी राज टुंडू जाना। मतलब हमारा राज स्थापित हो और महारानी का राज खत्म हो। ये ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जंग का खुला ऐलान था। अब जरा इस लड़ाई की तस्वीर देखिए। एक तरफ पारंपरिक तीर कमान और जंगल की गहरी समझ, और दूसरी तरफ आधुनिक राइफलें और एक बहुत बड़ा संगठित साम्राज्य। साफ है, ये लड़ाई हथियारों की नहीं, हौसले की थी, हिम्मत की एक ऐसी मिसाल जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। अंग्रेज समझ गए थे कि बिरसा को पकड़ना आसान नहीं है, वो उनकी असली ताकत थे। तो जब वो उन्हें हरा नहीं पाए तो उन्होंने उनके सिर पर 500 रुपए का इनाम रख दिया। उस जमाने में 500 रुपए आज के हिसाब से करीब 1,30,000 रुपए के बराबर थे। और यही इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है
कि इसी इनाम के लालच में किसी अपने ने ही धोखा दे दिया और बिरसा मुंडा पकड़ लिए गए। तो बिरसा पकड़े गए, क्या कहानी यही खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक इंसान को कैद किया जा सकता है, उसके विचार को नहीं। उन्हें रांची जेल में रखा गया और वहीं सिर्फ 25 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई, बड़ी रहस्यमयी परिस्थितियों में। अंग्रेजों ने कहा कि मौत हैजे से हुई, लेकिन आज तक कई लोग मानते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था। लेकिन उनकी शहादत बेकार नहीं गई। उनका उलगुलान, उनकी वो महान हलचल इतनी जबरदस्त थी कि अंग्रेजों को झुकना पड़ा और 1908 में उन्हें छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम नाम का एक कानून लाना पड़ा। ये वो कानून था जिसने आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों को बेचने पर रोक लगा दी। एक बहुत बड़ी जीत। तो आज भी बिरसा मुंडा की विरासत हमारे बीच है। वो कानून, CNT एक्ट, आज भी लागू है। आदिवासी समुदाय उन्हें आज भी भगवान बिरसा मुंडा के रूप में पूजता है। और तो और, उनका जन्मदिन 15 नवंबर अब पूरे भारत में जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उनका असर आज भी कितना गहरा है, ये इसी से पता चलता है। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि बिरसा मुंडा ने ये साबित कर दिया कि जब लड़ाई अपनी जमीन और अपनी पहचान की हो, तो एक अकेली चिंगारी भी एक ऐसी आग लगा सकती है जिसे सदियों तक याद रखा जाता है।